आज हमारे अध्ययन का टॉपिक है रैखिक प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। रैखिक प्रोग्रामिंग तकनीक या विधि का विकास डेंट जिग ने परिवहन की समस्या के समाधान के लिए किया था। यह अनुकूलतम कर्ण की एक विधि है या तकनीक है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इस तकनीक का उपयोग दिए हुए प्रतिबंधों के अनुरूप उद्देश्य फलन के मान को अधिकतम कर्ण या उसके न्यूनतम कर्ण के लिए किया जाता है। अर्थशास्त्र के बहुत सारे क्षेत्रों में आजकल इस तकनीक का उपयोग किया जाने लगा है, जैसे प्रोडक्शन प्रॉब्लम, खाद्य समस्या, डाइट, खाद्य मतलब भोजन की समस्या, एक तरह से डाइट की प्रॉब्लम, रंग रोगन पेंटिंग की प्रॉब्लम, और उसके अलावा जैसे कृषि क्षेत्र है, परिवहन समस्या, इन सब के विश्लेषण और समाधान के लिए इस तकनीक या इस विधि का उपयोग किया जाने लगा है खास तौर से। अब देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा था वहाँ ये देखा था कि यदि जैसे एक मैं बात करूं कि एक उपभोक्ता के पास में 1,000 रुपये हैं, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट 1,000 रुपये हैं, तो इन 1,000 रुपयों को किस तरह से खर्च करे कि वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करें। इसी तरह से हमने देखा था कि कोई एक उत्पादक 5 लाख रुपए की लागत, एक काल्पनिक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, कि 5 लाख रुपए लागत लगाकर वह अधिकतम उत्पादन करने का प्रयास कर रहे या अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करें, तो हमने उन समस्याओं का अध्ययन कर लिया। लेकिन अब यदि मैं कहूँ कि एक उपभोक्ता 1,000 रुपये तक खर्च करके अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहे, तो फिर कैसे किया जाएगा? कैसे वो अनुकूल जो उसका जो उपभोक्ता का संतुलन कैसे होगा, या उसका अनुकूलतम बिंदु जो है दोनों वस्तुओं के लिए क्या होंगे? इसी तरह से एक उत्पादक 5 लाख रुपए तक की लागत लगा के अपने लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करता है या अपने उत्पादन को अधिकतम करने का प्रयास करता है, तो इस समस्या का हम विश्लेषण कैसे करेंगे और इसका समाधान क्या होगा? मतलब पहले तो था कि एकदम 5 लाख रुपए बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए तक। 5 लाख भी हो सकते हैं, 5 लाख से कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो अर्थशास्त्र में इनका विश्लेषण रैखिक प्रोग्रामिंग तकनीक या रैखिक प्रोग्रामिंग जो विधि के माध्यम से किया जाता है। अब जैसे हम बात करें प्रोडक्शन प्रॉब्लम की, एक उदाहरण लेंगे हम, और पूरा यहाँ डिटेल मैंने दिया है कि एक फर्म है, एक फर्म जो दो वस्तुओं को उत्पादन करती है। एक तरह से ये क्वेश्चन है पूरा, आपके समझिए इसको। एक फर्म दो वस्तुओं को उत्पादन करती है। इन वस्तुओं का उत्पादन वह दो मशीनों की सहायता से करती है। पहली मशीन की अधिकतम दैनिक क्षमता 12 घंटा यानी 12 घंटा या उससे कम काम कर सकती है, 12 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकती। और दूसरी मशीन की अधिकतम दैनिक क्षमता 8 घंटे है। पहली वस्तु के प्रति इकाई परिशोधन में पहली और दूसरी मशीनें क्रमशः 2-2 घंटे लेती हैं। इसी तरह से दूसरी वस्तु के प्रति इकाई परिशोधन के लिए पहली और दूसरी मशीन पर क्रमशः 3 व 1 घंटे का समय लगता है। यदि दोनों वस्तुओं से क्रमशः 6 व 7 रुपये प्रति इकाई लाभ की प्राप्ति होती है, तो बताइए कि अधिकतम लाभ हेतु दोनों वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाना चाहिए। यह है एक प्रॉब्लम जो आपको दी है। अब इसको चाहे वो इस तरह से दे सकता है, एक टेबल बना के भी दे सकता है। तो अब इसको हम एक सारणी में दर्शाते हैं, जो ये हमारे सामने प्रॉब्लम आई है। क्या कह रहा जा रहा है कि दो मशीनें, एक फर्म है, दो वस्तुओं को उत्पादन करती है।
और इनका उत्पादन 2 मशीनों के साथ करती है। तो मशीन कितनी है? 2 हैं। देखिए मैंने यहाँ रखा मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड। अब 2 वस्तुएं X1 और X2 हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली मशीन की अधिकतम दैनिक क्षमता इस मशीन की 12 घंटा है। तो ये मैंने लिख दिया है। 3 हमने कॉलम बनाए हैं, मशीन, प्रति इकाई क्षमता का उपयोग और अधिकतम दैनिक क्षमता। तो मशीन 2 हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और दोनों मशीनों से 2 वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं, X1 और X2। पहली मशीन का अधिकतम दैनिक क्षमता 12 घंटा है और दूसरी मशीन की अधिकतम दैनिक क्षमता 8 घंटे है। यह हमने लिखा है यहाँ सारणी में, इस बात को जो ये लिखा है इसको दर्शाया है। इसके अलावा एक और बात कहा है, आगे कह रहा है कि पहली वस्तु यानी X1 के एक इकाई या प्रति इकाई परिशोधन में पहली और दूसरी मशीनें क्रमशः 2-2 घंटे लेती हैं। X1 की एक इकाई के उत्पादन के लिए पहली मशीन पर 2 घंटे और दूसरी मशीन पर भी 2 घंटे लिख दिया। इसी तरह से दूसरी वस्तु जो कि X2 है के प्रति इकाई परिशोधन के लिए पहली मशीन पर 3 घंटे और दूसरी मशीन पर 1 घंटा ये समय लगता है। आगे कहा जा रहा है कि यदि दोनों वस्तुओं से क्रमशः 6 व 7 रुपये प्रति इकाई लाभ की प्राप्ति होती है, दोनों वस्तुओं से X1 और X2 से प्रति इकाई लाभ, तो यहाँ लिखा मैंने प्रति इकाई लाभ, X1 से 6 और X2 से 7, तो बताइए कि अधिकतम लाभ हेतु दोनों वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाना चाहिए। अब ये समस्या है, ये अधिकतम दैनिक क्षमता है, ये इक्वल टू 12 नहीं है, हैं? लेस देन इक्वल टू 12 है, मतलब 12 घंटा या 12 घंटा से कम। तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का समाधान कैसे किया जाएगा? तो हम इसको रैखिक समस्या से इसका समाधान करते हैं। देखिए, सबसे पहले उद्देश्य क्या है? फर्म का लाभ को अधिकतम करना, तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट है, और प्रति इकाई लाभ हमने यहाँ दिया है, पहली वस्तु के लिए 6 और दूसरी वस्तु के लिए 7। तो मैक्सिमाइज, इस प्रॉब्लम को ऐसे रखिए अब आप, मैक्सिमाइज पाई मतलब प्रॉफिट 6x1 + 7x2, ठीक है, उद्देश्य फलन हो गए। ये तो है उद्देश्य फलन, लेकिन इस उद्देश्य के सामने प्रतिबंध हैं। प्रतिबंध क्या है कि यह रहा, देखिए, पहली मशीन के लिए 2x1 + 3x2 लेस देन इक्वल टू 12 है, तो यही लिख दें। तो संरचनात्मक प्रतिबंध पहला हुआ 2x1 + 3x2 लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। और दूसरी मशीन के लिए क्या है? 2x1 और x2, 1 × x2, तो 2x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 8, यह हो जाएगा 2x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से रखें, ये रैखिक प्रोग्रामिंग के रूप में इसको जब हम रखेंगे तो ये होगा मैक्सिमाइज पाई यानी उद्देश्य फलन, पाई = 6x1 + 7x2, सब्जेक्ट क्या है? 2x1 + 3x2 लेस देन इक्वल टू 12, और दूसरा है 2x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। लेकिन साथ में x1 and x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x1 और x2 किसी भी स्थिति में 0 से कम नहीं होंगे, ऋणात्मक नहीं होंगे, यानी यह धनात्मक होंगे। तो ये हुई रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या। अब देखिए, इसके 3 हिस्से हैं। किसी भी रैखिक प्रोग्रामिंग या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के 3 महत्वपूर्ण अंश होते हैं, 3 महत्वपूर्ण भाग हैं। एक होता है उद्देश्य फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के रूप में होगा। दूसरा जो भाग है, इसका महत्वपूर्ण भाग है, वो है संरचनात्मक प्रतिबंध, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स, जो कि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू के रूप में होगा। या तो लेस देन इक्वल टू होंगे या ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे, इनइक्वलिटी फॉर्म में होते हैं। और तीसरा जो भाग है वो है अऋणात्मक
ऋणात्मकता प्रतिबंध, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस, जो कि ये बताया है कि x1 और x2 किसी भी स्थिति में ऋणात्मक नहीं होंगे। ठीक है, इसको मैंने यहाँ तीन हिस्सों में दर्शा दिया है, उद्देश्य फलन, प्रतिबंध और जो कि संरचनात्मक प्रतिबंध कहलाते हैं, और तीसरा है अऋणात्मकता प्रतिबंध। इंग्लिश के में अगर आप लिखना चाहें या समझना चाहें तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज के रूप में होता है, और दूसरा पार्ट या भाग इसका होता है स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के रूप में होता है, और तीसरा जो है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस, अऋणात्मकता प्रतिबंध के रूप में होता है, जो कि x1 एंड x2 जो कि इच्छित चर हैं, चॉइस वेरिएबल्स हैं, किसी भी स्थिति में इनके मान है जो ऋणात्मक नहीं होंगे। ये या तो शून्य हो सकते हैं या शून्य से अधिक होंगे, यानी धनात्मक होंगे किसी भी स्थिति। ठीक है, तो ये एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या हुई। इस रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या का जब आप समाधान करने का प्रयास करेंगे तो इसके समाधान के लिए देखिए तरीका जो है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एक सिंपल तरीके से, आगे फिर इसको हम ग्राफिकल मेथड से और डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहला काम होता है हमारा, किसी भी रेखीय प्रोग्रामिंग को जब हम एक सामान्य तरीके से हल करें या समझें तो उसके लिए संरचनात्मक प्रतिबंधों को लेते हैं, और संरचनात्मक प्रतिबंध जो कि इनइक्वलिटी कांस्टेंट के रूप में होते हैं, इनको इक्वल मानते हुए जो इन रेखा चित्र पे इनको प्लॉट करते हैं, दर्शाते हैं। उसके बाद में हम या तो टेबल की सहायता से या उद्देश्य फलन को प्लॉट करके जो है अनुकूलता मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ संरचनात्मक प्रतिबंध दो हैं। एक तो है, देखिए यहाँ आप देखिए ये रहे, एक ये और एक ये, दो प्रतिबंध हैं। अब ये इनइक्वलिटी कांस्टेंट है, इनको इक्वल मानते हुए हल करेंगे। तो 2x1 प्लस, पहले प्रतिबंध की बात कर रहे हैं हम, 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 12, 2x1 प्लस 3x2 बराबर 12। अब इसको हल करें तो इससे जब हम x1 और x2 के मान कैसे प्राप्त करें, एक बार हम x1 को 0 मान लें और दूसरी बार x2 को 0 मान लें, तो हमें x1 और x2 की वैल्यूज या बिंदु, अलग अलग बिंदु प्राप्त होंगे। अब जैसे मैं यहाँ मान रहा हूँ यदि x1 बराबर 0 हो तो फिर ये पार्ट 0 हो गया, तो फिर उस स्थिति में 3x2 इक्वल टू 12 होगा और x2 बराबर 4 हो जाएगा। तो बिंदु आया 0 और 4। ठीक है, और यदि x2 बराबर 0 हो तो उस स्थिति में ये वाला 0 बचा क्या, 2x1 इक्वल टू 12 और x1 इक्वल टू 6। तो बिंदु आया 6 और 0, क्योंकि x2 को 0 माना है ना, तो x1 की वैल्यू 6 आई, यहाँ x1 को 0 माना था तो x2 की वैल्यू 4 आई। तो दो बिंदु आए, एक बिंदु आया जिसमें हमने x1 को 0 माना तो 0 और 4, और दूसरा बिंदु x2 को जब हमने 0 माना तो 6 और 0, ये आया। इसी तरह से दूसरे संरचनात्मक प्रतिबंध से हम जब x1 और x2 के लिए मान ज्ञात करेंगे तो दो अलग अलग बिंदु हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे भी एक बार x1 को 0 मानिए, एक बार x2 को 0 मानिए। x1 को जब 0 मानेंगे तो बिंदु आएगा वो x2 आएगा 8, तो बिंदु आया 0 8, और जब x2 को हमने 0 माना तो उस स्थिति में x1 4 आया, तो बिंदु 4 और 0 हो जाएगा। ये जो दो बिंदु हैं, अब पहले प्रतिबंध को दर्शाते हैं जब हम वक्र के रूप में, तो इस पहले प्रतिबंध के दो बिंदु हैं 0 और 4। 4 कहाँ है, x2 पर यानी y अक्ष पर, और दूसरा बिंदु है 6 0, 6 कहाँ पे, x अक्ष पर। भाई x1 है ना ये, अब ये x1 है और ये x2 है। जब हम इसको दर्शाएंगे 0 4 को, तो 4 तो जाएगा हमारा x2 पे, तो ये आ गया 0 4 का बिंदु, ये ए बिंदु है। और इसको हम दर्शाएंगे दूसरे बिंदु को, इसी के लिए है ये, ध्यान रहे पहले प्रतिबंध का ही बिंदु है ये 6 0, तो 6 कहाँ जाएगा, x1 पे, ये 6 0 का बिंदु है। आप डाल दीजिए ना यहाँ से लेके यहाँ तक, भाई यहाँ तो सारे x2 0 होंगे इस अक्ष पर, x अक्ष पर, और x2 अक्ष पर या y अक्ष पर है जो x1 0 होगा, बस यही तो बात है।
ये जो बिंदु हैं 0 4 और 6 0, इन दोनों को मिलाइए, एक रेखा हमें प्राप्त होती है। ये पहले संरचनात्मक प्रतिबंध की रेखा हुई। इसी तरह से दूसरे संरचनात्मक प्रतिबंध के लिए को जब हमने हल किया है तो यहाँ पे हमने दो बिंदु प्राप्त किए हैं, 0 और 8 और 4 और 0, 0 8। अब 0 8, 0 x1 और x2 8, ये 0 8 का बिंदु C। अब ए बी इसको हमने डाल दिया है तो इसको CD बोल देंगे आगे जाके, इन बिंदुओं को। ये C बिंदु हो गया। और 4 0, 4 कहाँ होगा x1 पर, तो ये 4 0। C और D को मिला दीजिए क्योंकि दूसरे प्रतिबंध के दो बिंदु हैं। इन दो बिंदुओं से मिलाने से एक रैखिक वक्र हमें प्राप्त हुआ है। ये दूसरा प्रतिबंध को दर्शा रहा है। अब इसमें एक और चीज़ महत्वपूर्ण है। जब आपने प्रतिबंध दर्शाए तो आप देखिए प्रतिबंध में क्या है कि पहले प्रतिबंध में 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू, यहाँ तो हमने इक्वलिटी कांस्टेंट लिया है लेकिन इनइक्वलिटी कांस्टेंट होता है बेसिकली 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 12 होता है, 12 से कम वाला। तो 12 से कम यानी इसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड को, इसके इस रेखा के पहले प्रतिबंध के नीचे का क्षेत्र। फिर जब हमने दूसरे प्रतिबंध को भी दर्शाया तो इससे भी नीचे का क्षेत्र, क्योंकि ये भी लेस देन इक्वल टू 12 है। तो अब ये तो बाहर पहले ही हो चुका था क्योंकि इससे नीचे का और ये वाला हिस्सा और ख़त्म हो गया। तो ये जो क्षेत्र है संभाव्य क्षेत्र हो गया, फिजिबल रीजन है ये। यहाँ उद्देश्य फलन का मान जो है अनुकूलतम होगा यहाँ इस क्षेत्र में कहीं भी, या इस क्षेत्र के किसी भी किनारे के बिंदु पे। अब देखिए ये वाला क्षेत्र हमने संभावित क्षेत्र, फिजिबल क्षेत्र रीजन निकाल लिया है। लेकिन इसमें देखिए ये एक बहुभुज प्राप्त हुआ है हमें, OAED। OAED। अब हमारे पास O मूल बिंदु 0 0 के कोऑर्डिनेट भी हैं और A बिंदु के कोऑर्डिनेट भी हमने निकाल लिए। D बिंदु के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन हमारे पास E बिंदु के कोऑर्डिनेट नहीं है। ई बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ई बिंदु है क्या बेसिकली प्रतिबंध 1 और प्रतिबंध 2, यानी दोनों प्रतिबंध एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिबंधों को दर्शाने वाली रेखाएं ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रही हैं। तो ई का मान निकालने के लिए, बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए समीकरण 1 और 2 को लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से जब हम को हल करेंगे, यानी 1 में से 2 को घटा दीजिए तो हमारे पास में x2 की वैल्यू आ गई 2, और जो x2 की वैल्यू आई है उसे किसी भी समीकरण में रख के x1 की वैल्यू लें तो x1 की वैल्यू 3 आएगी। 3 और 2 इसके निर्देशांक हुए, x1 बराबर 3 बिंदु E पर और x2 बराबर 2 होगा। ठीक है, ये संभाव्य हल है ये वाले, और ये संभाव्य हल के बिंदु हैं। अब देखिए मैंने लिखा है फिजिबल सॉल्यूशन, ये तो फिजिबल रीजन है, समझ गए आप। संभाव्य हल ये संपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन संभाव्य रीजन है ये। और संभाव्य हल क्या होगा, संभाव्य क्षेत्र में स्थित कोई भी बिंदु संभाव्य हल होगा या हो सकता है। लेकिन सामान्यतः संभाव्य क्षेत्र के किनारे के बिंदु ये जो है OAED, ये संभाव्य हल होते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत आपको यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अब चलो आगे चलते हैं। अब हमने संरचनात्मक प्रतिबंधों को दर्शा दिया ग्राफ पेपर पे या ग्राफिकल मेथड से। ग्राफ पेपर नहीं है, हम पेपर पे ही काम कर रहे हैं, प्लेन पेपर पे। अब दूसरा है ऋणात्मकता प्रतिबंध या नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस। इसमें हमने कहा था x1 एंड x2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x1 बराबर 0, x2 बराबर 0 या 0 से अधिक। अब जो x1 बराबर 0 और x2 बराबर 0 का मतलब ये है कि ग्राफ पेपर पर हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज कर रहे हैं, हम प्रथम चतुर्थांश का ही उपयोग कर रहे हैं। मतलब हम भाई आप ध्यान हो, आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड में x और y
या x1 और x2 दोनों ही धनात्मक होते हैं, ठीक है ना। ये नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन होता है। और लास्ट में हम क्या करते हैं कि उद्देश्य फलन को, जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ग्राफ पेपर पर इसको दर्शाते हैं। या तो वो कर लीजिए या फिर एक टेबल बना लीजिए, दोनों ही स्थितियों में सही है। टेबल से भी हम हल ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानी से। टेबल में हमारे पास में 4 कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। एक कॉलम होगा जिसमें बिंदु हैं ओ ए ई डी, जिसको हमें दर्शाना है। दूसरे कॉलम में जो हमारे चर हैं, इच्छित चर, जो हमारे पास में यहाँ x1 और x2 हैं, चॉइस वेरिएबल्स। और तीसरे कॉलम में लाभ है, पाई। अब क्योंकि यह उद्देश्य फलन का जो है पाई हमने लिया है, इसका अधिकतम मान जो भी होगा वो निकल जाएगा। तो हम 4 बिंदुओं पर इसको परखेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम ग्राफ पेपर पे उद्देश्य फलन को दर्शा दें। उस उद्देश्य फलन को दर्शाने के लिए आपके ध्यान होगा, अगर किसी के थोड़ा बहुत गणित याद है, तो y इक्वल टू mx प्लस सी, जो सरल रेखा का समीकरण होता है, m प्रवणता के रूप में होता है, उस रूप में इसको दर्शाया जाता है। और ढाल जो है, उससे हम उद्देश्य फलन को देखते हुए आगे पीछे शिफ्ट कर लेते हैं, इस जो उसको समानांतर उसको शिफ्ट करते हैं। खैर, यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि अनुकूलता हल को ज्ञात करने के लिए संभाव्य हल जो हमारा है, या संभाव्य क्षेत्र के किनारे के बिंदु जो हैं, कौन कौन से हैं? 0 0 0 4 3 2 4 0। इन पर उद्देश्य फलन को परखना होता है, जांचना होता है। यहाँ हम देखते हैं कि बिंदु E, जो जिस पर x1 बराबर 3 और x2 बराबर 2 है, इस पर उद्देश्य फलन का मान अधिकतम है। और जब आप उद्देश्य फलन में मान रखते हैं 6x1 प्लस 7x2 में, तो बिंदु E पर इसका मान 32 आता है, जो कि अधिकतम है, अधिकतम लाभ है। पाई इक्वल टू 6x1 प्लस 7x2 है, और E इक्वल टू 3 2। जब इनकी वैल्यूज रखेंगे तो 18 प्लस 14 बराबर 32। मैक्सिमम पाई वो प्रॉफिट है, तो अधिकतम लाभ बिंदु ई पर होगा। अब चाहे तो आप इस पे भी परख सकते हैं। जब इस पे परखेंगे, जो कि मैं अभी आपसे कह रहा था कि टेबल बना के सॉल्यूशन आप निकालें, तो इस पे जब हम देखेंगे तो x1 0 हो जाएगा, तो 7x2 और x2 कितना है? 4 है, तो 7 चौका 28 ही निकल के आएगा पाई का मान। और जब इस पे परखेंगे तो इस पे 24 निकल के आएगा, और इस पे 0 हो जाएगा, 0 होगा। तो ऐसे में अधिकतम जो 32 होगा। इस तरह से हम रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करते हैं। तो आज हमने एक तरह से बात की है कि रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या होती क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, एक सामान्य चर्चा के रूप में हम बात कर रहे हैं। और एक हमने प्रॉब्लम लेके उस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।